बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक निजी टेलीविज़न पर चैनल पर बोला कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। कल तक खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी हो सकती है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान थे लाहौर में, या कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, वो बड़े चार्ज अप थे और वो ज़मान पाक लाहौर के बाहर इकट्ठे हो गए, कैंप्स लगा लिए, रज़ाइयाँ बिस्तरे तकिए वहाँ पर ले। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पहरा देंगे अपने लीडर की सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन फिर कल रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद फिर मैंने आपको कल बताया था कि ज़मान पाक लाहौर के अतराफ़ जो रास्ते हैं वहाँ पर पहले कंटेनर्स लगा दिए गए थे निगरान हुकूमत पंजाब की तरफ से, ताकि वहाँ पर लोग जा ना सके। अभी मेरे पास खबरें ये हैं कि वो कंटेनर्स भी या ऑब्स्ट्रक्शंस भी हटा दी गई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था? तो जब सिचुएशन इस तरह की बनती है ना, हुकूमत का इरादा होता है या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का या एजेंसी का, किसी का भी कानून नाफिज करने वाले इदारे का इरादा होता है किसी को गिरफ्तार करने का, तो अगर वहाँ पर एक सिचुएशन बन जाए, माहौल बन जाए, क्राउड हो जाए जमा, और वो चार्ज अप हो और वो कहे कि हम ये होने नहीं देंगे, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो सिचुएशन को डिफ्यूज करते हैं। जब वो डिफ्यूज हो जाती है तो फिर उसके बाद बड़े तरीके के साथ एक मुनासिब वक्त में और मुनासिब हालात के मुताबिक फिर वो गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाती है। यानी कि अगर मैं आपसे आम पंजाबी ज़ुबान में कहूँ कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये फरमा रहे हैं कि जी कोई इरादा है ही नहीं, तो वो अपने तक तो ये कह रहे हैं, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट पर यकीन रखते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी के मुमकिन खदशे से बरी जमा हो जाएंगे। वो ज़हन में रखेंगे कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था ख्वाहिश बड़ी शदीद है, पीडीएम की ख्वाहिश बड़ी शदीद है कि वन वे और दी अदर, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब जेल गए थे, शहबाज साहब गए थे, हमजा गए थे, मरियम बीबी गई थी, तो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को भी जेल की हवा खानी चाहिए। आपको अता ताड़ड़ का वो स्टेटमेंट याद होगा 2 दिन पहले का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वालों के बारे में क्या अजीब मिथ है कि ये जेल नहीं जा सकते, ये कोई अजीब मखलूक है, इनको भी जेल जाना चाहिए। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी ज़मान पाक लाहौर में इमरान खान साहब से, चेयरमैन पीटीआई से, तो उन्होंने परवेज इलाही साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बड़े मुस्कुराते हुए बोला दैट माई न्यू फाउंड एडमायरेशन इज परवेज इलाही, यानी कि जो शख्स मुझे हाल ही में बहुत ज़्यादा पसंद आया वो परवेज इलाही है। फिर उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के ऊपर प्रेशर बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद परवेज इलाही हमारे साथ खड़े रहे हैं। अच्छा, वैसे इवेंचुअली ये बात दुरुस्त तो साबित हुई है जब परवेज इलाही ने असेंबलियाँ तहलील कर दी। हालांकि ये बहुत डिबेट हुई है, मैंने भी इस हवाले से बहुत सारी बात की थी कि कोई पता नहीं है, मुमकिन है कि आखिरी वक्त में परवेज इलाही साहब पीडीएम के साथ कोई मुज़ाकरात शुरू कर दें और उन मुज़ाकरात के नतीजे में वो पीडीएम के साथ हाथ मिला लें अपनी चीफ मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान ने कहा था असेंबलियाँ तहलील करें, उन्होंने कर दी, लेकिन परवेज इलाही के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी तक हैं। वो कहते हैं कि ये मशवरा गलत था, असेंबलियाँ तहलील ना होती, हम कंटिन्यू करते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स पंजाब से हम उड़ा सकते थे, ख़त्म कर सकते थे। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर कल सारा दिन मीडिया पर बात हुई है। जिस गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया, जिस तरह से एफएड कचहरी इस्लामाबाद में उनके सर पर कपड़ा डालकर, जैसे वो कोई दहशतगर्द होता है उसको पेश किया जाता है, उनको वहाँ पर पेश किया गया। और उसके बाद फिर जैसे वो कमरे अदालत से बहस के बाद निकले हैं तो उन्हें बख्शी खाने में बंद किया गया। उस पर परवेज इलाही ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, ये जरा सुनो। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने थे। तो नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, 1 साल और लग जाता ना ते इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नजर नहीं जाने नून लीग दे। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों लै गए सारी पार्टी में, और 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। मैं हैरान हूँ, ये मियाँ असलम के, इकबाल के जो सारे काम हो रहे हैं, बाकी महमूद रशीद के काम बंद, लाहौर के काम बंद। मैंने लाहौर में 21 अरब के मंसूबे दिए हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया, और आज देखे जो हालात।
तो ये परवेज़ इलाही साहब के ख्यालात थे। असम्बली तहलील होने के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे वो कहते हैं कि वो दुरुस्त साबित हुए हैं। मैंने इमरान खान को याद दिलाया था कि 25 मई के वाक़यात आपको याद नहीं है, लेकिन इवेंचुअली फिर उनकी जब गुफ्तगू हो रही थी इमरान खान साहब के साथ तो उन्होंने कहा कि पहले भी हमें इन फस्ताई हथकंडों के हवाले से रिलीफ अदालतों से मिला था, आगे भी मिलेगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की है और जितने लाइट अंदाज में की है, उसको जितना लाइट हार्टेडली उन्होंने डील किया है और जिस तरह से कहा है कि जी पहले कभी फड़िया जाता था साड़ा का मसान हो जाना सी, वो आपने सुन लिया। उससे पता लगता है कि परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं के माबैन इख्तलाफात किस हद तक थे। और अभी जब मैं लाइव आपसे मुखातिब होने को था तो सिर्फ चंद मिनट पहले परवेज़ इलाही साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। उसमें अब कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं जो कि पार्लिमानी हैं, हम नहीं चला सकते, दिखा सकते, लेकिन बीप के साथ हम आपको वो ज़रूर सुनवा सकते हैं। और इसमें परवेज़ इलाही साहब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से जिन ख्यालात का और एहसासात का और जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इख्तलाफ किस हद तक। ये भी सुन। बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। मैं शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा है काम। मैं फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेना, महीना पहला समझिया टुटनी बिल्कुल ठीक है। मोटे सही गल की साढ़े तो जोर पाया इनू फड़ो। तो उन्होंने कहा कि अब वो बाकी जितनी भी बातें वो तो हमने बीप कर दी हैं, लेकिन वो बाकी जो गुफ्तगू सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि एनू लेट फड़े है, एनू पहले फड़ लेंदे तो असैम्बलियां नहीं सी टुटनियां, साढ़े उत्ते प्रेशर पाया होया सी कि असैम्बलियां तोड़ो, एनू पहले फड़ना सी। ये सारी गुफ्तगू वो कर रहे हैं। वो किससे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, मुबैना ऑडियो लीक है ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि ये इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है, सामने आ चुकी हुई है और समहाउ वो मुस्कुरा रहे हैं और किसी हद तक खुशी का इजहार कर रहे हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है उसका तो अल्लाह हाफिज़ है। डॉलर ने आज जो तकरीबन 25 रुपए की छलांग लगाई है, उसके बाद मुल्की कर्जों में जो इजाफा हो गया वो 2500 अरब रुपए का, 2500 अरब रुपए का मुल्की बैनुल-अक़वामी कर्जों में इजाफा हो गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.67 बिलियन डॉलर्स तक चले गए हैं और 200 अरब रुपए का मिनी बजट ये हुकूमत लाने जा रही है, जिसके बाद एक गरीब आदमी की यकीनी तौर पे टूटी हुई कमर मजीद टूट जाएगी। हमारे साथ हैं जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जुल्फी साहब, बिफोर वी गो ऑन टू पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, मुझे फरमाएगा ये परवेज़ इलाही साहब का रिएक्शन आपने सुना, आपके क्या तासुरात हैं इसके हवाले से? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि परवेज़ इलाही साहब या हमारे पार्टी के अंदर भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो शायद इस डिसीजन से एग्री ना करें कि असेंबली डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी, बिकॉज वो एक डिबेट है। आप मान सकते हैं किसी की राय कुछ और होगी, किसी की राय कुछ और होगी। बात यह कि एट द एंड ऑफ द डे लीडर ने क्या डिसाइड किया। तो ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट तो नहीं है कि परवेज़ इलाही उस चीज़ के कायल नहीं थे और उनकी कई रीजनिंग्स हो सकती हैं, कोई सही कोई गलत, दैट्स इररिलेवेंट। बात यह है कि सिर्फ इसमें ये जो पॉइंट है जो मैं समझता हूँ इस ऑडियो लीक में, अगर कुछ था ठीक है, लाइट हार्टेड था, लेकिन वो लाइट हार्टेड था और ऑब्वियसली वो उस तरीके से मीन नहीं करते और एक ह्यूमरस टाइप रिमार्क था। लेकिन इस वक्त उनकी फैमिली बड़े परेशान है और फवाद चौधरी साहब एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और उनकी फैमिली भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरी। तो उस चीज़ को मद्दे रखते हुए इतने सीनियर बुज़ुर्ग भी हैं हमारे और इतने सीनियर लीडर भी हैं, पुराने सियासतदान भी है, रवदारी भी उनके अंदर बहुत है, अखलाक भी उनके अंदर बहुत है। तो वो देखते हुए उनको ज़रा वक्त के हालात का ये उस चीज़ में वो गलत हो गए थे कि इस तरीके से उसको डिस्टेस्टफुल हो गया था, आप कह सकते हैं। लेकिन चले वो उस सेंस में आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जब मैं इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में आखिरी दफ़ा मिला था, मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी और ख़ास तौर पे चौधरी मूनस इलाही की बड़ी तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था कि ये इस सारी सूरत हाल में ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ डट कर खड़ी रही है, ख़ास तौर पे मूनस का बड़ा किरदार है। उन्होंने बोला मूनस इन सब में से शार्प है।
तो अब जब परवेज़ इलाही साहब की ये मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है और उससे भी पहले जो उन्होंने दोपहर को तकरीर की है, वो जो इजलास था उसके अंदर, और उन्होंने कहा है कि किधरे पहले फड़िया जाना तो साडा का मसान हो जाना सी, वो सारी बात। तो जब आपस में इस हद तक इख्तलाफ है, बोले कि देखे ना, आप खुद कह रहे हैं कि उनकी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, परेशान है। फवाद चौधरी साहब को कल जिस तरह सर पर कपड़ा डाल के F8 कचहरी इस्लामाबाद में पेश किया गया है, यकीनी तौर पर वो कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे। मेरा ताल्लुक तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसकी मजम्मत की है। और जो बगावत का पर्चा या बगावत पर उकसाने का पर्चा फवाद चौधरी पर दिया गया है, उस हवाले से भी मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, एक वकील की हैसियत से, बैरिस्टर की हैसियत से। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का जो रवैया है वो आपने देखा है। तो जब ट्रस्ट डेफिसिट आपस में इस हद तक हो, इख्तलाफ इस हद तक हो, एक दूसरे की गिरफ्तारियों के हवाले से इस तरह की ऑडियो लीक्स में जज्बात, एहसासात और मुस्कुराहटें सामने आने लगे, तो क्या इस तरह की जमात और इस तरह के लोग इकट्ठे होकर जो एक दूसरे के दुख के हवाले से इतने लाइट हार्टेड तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के दुख के लिए इकट्ठे काम कर सकते हैं और काम करके पाकिस्तान के लोगों के दुखों का मदावा कर सकते हैं? इज दिस द राइट चॉइस ऑफ टीम जो निकाल सकती है, इकट्ठे काम कर सकती है एक दूसरे के साथ? एक दूसरे की गिरफ्तारी पे ऐसे बातें हो रही हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि परवेज़ इलाही साहब हमारे आला हैं, तो जाहिर बात है कि आला इसलिए क्योंकि वो उस वक्त हमारी पार्टी में, आगे जो होगा सो होगा, लेकिन वो हमारी पार्टी में शामिल पिछले 3-4 सालों में नहीं हुए, क्योंकि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग है। अब उसमें कई कॉमन डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं जब आप एक हो जाते हैं, एंड एलाइज बन जाते हैं। लेकिन इसको इतना ग्रेव लेना कि जी कैसे आप लोगों के लिए खड़े होंगे क्योंकि उनने ये बात की है। देखें, मेरे वालिद की बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनका मजाक और है, मेरा और है। परवेज़ इलाही साहब का बात करने का तरीका, उनका लहजा और है, मोनिस इलाही साहब का और है, तो एक जनरेशन गैप भी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब नहीं समझते थे कि असेंबलीज तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि इस किस्म की हरकतें होंगी। और नो डाउट एक लिहाज से वो सही हैं कि ये हरकतें हो रही हैं, और खान साहब को भी पता था, हमें भी पता था कि ये होंगी। बात ये थी कि हम सहने के लिए तैयार थे या नहीं थे, और वो वाज़े तौर पे जिस हीरोइज्म के साथ फवाद चौधरी साहब सह रहे हैं वो तैयार हैं और पीटीआई तैयार है। तो इसमें सिर्फ ये एक गैप है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि पीटीआई में भी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर पीटीआई भी स्प्लिट होती 50-50 या जो भी परसेंटेज होता, और कई लोग समझे थे कि नहीं तोड़नी चाहिए, और कई ये भी सोचते थे कि पंजाब तोड़ दें, केपी ना तोड़ें, या केपी तोड़ दें, पंजाब ना तोड़ें। तो इसमें आपको अपना ओपिनियन इस पार्टी में रखना आपकी इजाजत है। अब जैसे मैंने आपको बोला, इसमें एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है जी, कि इस वक्त एक मुश्किल वक्त में, और जब हमारा एक इतना सीनियर लीडर और इतना पॉपुलर लीडर इतने मुश्किल वक्त में, और उसकी फैमिली इतने मुश्किल वक्त में, वो डिसटेस्टफुल गया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक गलत आप कैसे तासर और टाइमिंग और हर चीज़, मजाक अपनी जगह पे भी और अपने टाइम पे भी अच्छा लगता है, इस वक्त अच्छा नहीं लगा। और ख़ास तौर इस बंदे के बारे में जो शायद PMLQ के सारे लीडर से ज्यादा पॉपुलर है पब्लिक के अंदर और बाकी चीजों में। अच्छा जुल्फी साहब, ये फरमाइएगा, बात है, वी वर जस्ट से पार्टी के अंदर, पार्टी के बाद वी शुड रिफ्रेन कि किसी पे मुश्किल वक्त ना आए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये परवेज़ इलाही साहब ने दोपहर को जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई 3-4 लोग ही थे जो इमरान खान साहब को बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि जी असेंबली तहलील करनी। एक तो आपने खुद कहा कि परवेज़ इलाही साहब जो कह रहे थे वो सही थे, ये मुसीबतें तो आनी थी लेकिन हम लोग मेंटली उनके लिए तैयार थे। और देखा जाए तो अभी तो आगाज़ हुआ है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से, और आने वाले दिनों में अभी पता नहीं इस तरह की कार्रवाइयाँ पॉसिबली हो सकती हैं। तो क्या परवेज़ इलाही साहब दुरुस्त थे, और क्या उनका फैसला जो वो कह रहे थे असेंबली अभी तहलील ना करें वो दुरुस्त थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि वो जो कह रहे हैं कि 3-4 लोग थे जो इमरान खान साहब को के करीब थे और वो उन्हें बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि जी असेंबली तहलील होनी चाहिए, उनमें से एक तो अब आ गई बात सामने के फवाद चौधरी थे, बाकी 3-4 लोग कौन थे जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे? देखें, जहाँ तक बात के परवेज़ इलाही साहब क्या सही थे
या गलत, अगेन ये एक डिबेट है जिसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, कि अगेन ये आपकी राय है, इसमें कोई फैक्चुअल एविडेंस, एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि केयर टेकर आई है, तो उसमें कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है कि हाँ या ना जी, लेकिन एक राय हो सकती है जी। मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है। रीज़न बीइंग कि, और क्योंकि मैं पीटीआई में से हूँ, तो जब एक फैसला हुआ हो, जब मैं चाहे मैं उसके साथ अग्री करता हूँ या नहीं डिसअग्री करता, लेकिन एक यूनानिमस यूनिटी का फ्रंट एक पार्टी दिखाती है क्योंकि हम पीटीआई के हैं, तो मैं इस फैसले के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। और बात यह है कि इस फैसले से आप देखेंगे कि जैसे कि हमारी जब फेडरल हुकूमत गई थी जी, तो पूरी पार्टी मोबिलाइज हो चुकी थी, एक नया, एक आप कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइज भी हो गई, रीजनरेट, ये एक जज्बा भी आ गया उसके अंदर, रीजनरेटेड भी हो गई एंड और उसमें आप देख रहे हैं कि हमने 9 महीने अल्हम्दुलिल्लाह किस अवाम की ताकत के साथ और अवाम की सपोर्ट के साथ, ऑब्वियसली खान साहब ने किस पॉपुलरिज्म के साथ पिछले 9 महीने गुजारे हैं जी। क्या पार्टी, और जब आपकी हुकूमत होती है और पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है और उसकी पॉपुलैरिटी होती है, क्या आप हुकूमत और पार्टी की पॉपुलैरिटी साथ साथ चला सकते हैं? या ये एक बहुत बड़ी डिबेट है पॉलिटिक्स में, दुनिया के हर मुल्क के अंदर। ठीक। जब भी कोई पार्टी आती है, क्या उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ उसी तरीके पे रहता है, या जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं, क्या आप अपने हल्के में या क्या आपने पार्टी के अंदर या पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर उतना फोकस कर पाते हैं या नहीं? आंसर इज यूजुअली नो, आप नहीं कर पाते। तो ये एक मौका है हमें एक हेड स्टार्ट का कैंपेन के अंदर जाने के लिए और अपनी पार्टी को सही तरीके से रीस्ट्रक्चर करने के लिए और लोगों के अंदर जज्बा आने के लिए। देखिए, जब आप पे मुश्किल वक्त आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब अच्छा वक्त होता है तो कई चीजें डिफरेंसेस आ जाती हैं, इकट्ठे हैं क्योंकि कई लोग लेफ्ट आउट, हाँ, क्योंकि कोई लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं, कोई लोग सीट के ऊपर होते हैं, जो सीट के ऊपर नहीं होते वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो ये एक मौका है आई थिंक कि पार्टी यूनाइट और एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने के लिए, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल है, और इसलिए आप देखते हैं कि हर बाकी चीज, चाहे जुल्फिकार बुखारी साहब ये भी फरमाइएगा गिरफ्तारी हो कि इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी, कल तक जमान पाक लाहौर में वहां पर जो उनके अतराफ जमान पाक लाहौर को रास्ते जाते हैं वो बंद भी किए गए, कंटेनर्स भी लगाए गए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई गई ताकि कारकुनान वहां पे ना पहुंच सके, लेकिन कुछ कारकुनान वहां पर थे। आज उनकी तादाद कदरे कम है जमान पाक लाहौर के बाहर। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो अगर ख्वाजा आसिफ ये बोलते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करने का, तो आप लोग ट्रस्ट करते हैं ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के वाकई वो इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार नहीं करना चाहती, या आप लोगों के जहन में है कि ये गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर होती है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी? देखें, पहली रात वो गए थे गिरफ्तार करने के लिए, शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी वर्कर्स पहुंच पाए। कल खवातीन के समेत, खान साहब की बहनों के समेत लोगों ने वहाँ बैठे हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये बार बार कोशिश करते रहेंगे और एक न एक दिन ये पूरे प्लान के साथ आके कर भी देंगे। इनकी कोशिश तो होगी, अल्लाह ना करे कि हो कामयाब हो। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, देखें हमें समझना चाहिए कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि कौन गिरफ़्तार हो रहा है कौन नहीं हो रहा। ये एक मामूली से चोर को नहीं गिरफ़्तार करते, एक पिक पॉकेट को या जो मोबाइल फ़ोन चोरी करके ले जाए उनको नहीं गिरफ़्तार कर सकते। तो जो फैसले कर रहे हैं कि कहाँ से कौन गिरफ़्तार होगा, वो उन पे छोड़ते हैं कि जब उनका फ़ैसला उस दिन होगा करने के लिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है या निगरान सेटअप जो पंजाब में है, इन लोगों का फैसला नहीं होगा, किसी और का फैसला होगा अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती? जैसे कि जो मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया है किसी वजह से, किसी टास्किंग के साथ, तो जाहिर बात है कि जिस टास्किंग के जिसने भी लगाया है टास्किंग के लिए, पता है कि वो आसद अली ज़रदारी के कितने क्लोज हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग्स पुल हो रहे हैं, जैसे कि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को लाहौर से उठाया गया, जिस तादाद में वो ऑफिसर्स गए हैं, जिस तरीके से यहाँ भी लेके आया गया, जिस तरीके से सीक्रेट पुलिस बाकी सब उनको रखा जा रहा है जिस तरीके से अभी, तो जाहिर बात है कि इनसे इनके पे लेवल से एक
एक ऊपर एक लेवल है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब, फवाद चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो FIR तो इस्लामाबाद के थाने में दर्ज हुई है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी उसके कंप्लेनेंट थे और उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट थी उसके बुनियाद पर उन्होंने बोला कि हमारे ख़ानदानों को मुस्तकिल ख़तरा लाहक हो गया है और हम धमकाया गया और हम खौफ में मुब्तला है, कोई भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो FIR का इंदराज वफाक के एक थाने में हुआ है इस्लामाबाद में, और वफाक में हुकूमत तो PDM की है, और फिर पंजाब हुकूमत जैसी आप लोगों के हाथ से निकली है, जो कि आप लोगों ने खुद निकाली है, प्लेट में रख के दी है, तो पंजाब पुलिस जो कि कल तक आप लोगों का शेल्टर बनी हुई थी, ढाल बनी हुई थी, ज़मान पाक लाहौर में इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करी थी, उन्होंने ही फवाद चौधरी को अरेस्ट करके इस्लामाबाद पुलिस के सपुर्द किया और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब यहाँ पे कहते रह गए कि उनको प्रोड्यूस करें। उन्होंने 2-2.5 घंटे में वो इस्लामाबाद पहुंचाया जाके FAT कचहरी में, और फिर पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े किया IG साहब ने कि सर हमारी कस्टडी में तो है ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारी सिचुएशन में आगे क्या होगा? देखें, बात यह है कि वफाक में अगर फेडरल में उनके ऊपर FIR हुई तो मतलब एक बड़ा स्टूपिड सा केस है कि एक बंदे को मुंशी बोला या जो भी है, बुरी चीज़ बोली, अच्छी चीज़ बोली, जो भी। बात यह है कि उसके लिए कोर्ट्स हैं जी। आप अगर मुझे पिछले 4 साल में जितना कुछ भी बंदा उठ के कोई मुझे पता नहीं क्या बना रहा है, कोई मुझे ये बना रहा है, कोई मुझे, मैं क्या जाके उस ब्यूरोक्रेट को या उस सहाफ़ी को मैं उनके घर जाके उनको डिग्गी में डाल के ले गया हूँ जब हुकूमत में था? मैं अभी तक कोर्ट्स में कोई 4-5 डेफेमेशन केसेस मैंने लिखवाए हुए हैं। आपको अगर इतना मसला था, आप जाके डेफेमेशन, हम पॉलिटिशियंस डेफेमेशन केसेस करते रहें और ब्यूरोक्रेट को गलती से क्या मुंशी क्या क्या कह दिया, मतलब मुंशी कौन सा कोई गाली है या क्या है? जहाँ तक थ्रेटिंग चीज़ कि उनके बच्चों पे या ख़ानदान पे, खुदा ना खास्ता ऐसे फवाद चौधरी साहब ने, अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, उस तरीके से नहीं बोला। एक लहजा होता है कि आपकी नस्लें ये याद रखेंगी, इसके ये नहीं मतलब कि आपकी नस्लों को मार देंगे लोग, या कोई जैसे कि जो कोई उनने कोई बाउंटी नहीं लगाई हुई थी किसी के खानदान के ऊपर। उन्हें सिर्फ ये बोला था कि जो हरकतें आप कर रहे हैं लोग याद रखेंगे, और लोग याद रखेंगे फॉर जनरेशंस टू कम। तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में भी वफाकी हुकूमत से हटके किसी और का फैसला है आपके ख्याल में? देखें, बात यह कि प्रोसीजर को देखें ना, पहले तो ये केस है ही नहीं, क्योंकि केस ये है कि आपने एक चीज टीवी पे बोली है, तो रिकॉर्ड तो जो चीज आपने बोली है वो तो रिकॉर्ड तो आपके पास है। रिमांड किस बात की? आप मतलब है कि रिमांड ये होती है कि फवाद जिस तरीके से एक टेररिस्ट को लेके आते हैं हथकड़ियां लगा के और मुंह को कवर करके, तो ये मुझे पता है कि आप यूजुअली ये कहते हैं हमें रिमांड चाहिए क्योंकि हमें कोई चीज ढूंढनी है या कोई चीज पता लगानी है। स्टेटमेंट उनकी पब्लिक है 92 चैनल की, उनने खुद FIR में लिखी हुई और पूरी उनकी स्टेटमेंट पढ़ के दी है। तो 2 दिन में आप ढूंढने की क्या कोशिश कर रहे हैं जब हर चीज आपके हाथ में रिकॉर्डेड फैक्ट है? तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत के अलावा भी आपने 2 दिन इसको रखे हुए क्यों हैं? आप ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह के अपने लेवल की गेम नहीं है ये, और या राना सनाउल्लाह ये सब कुछ कर सकते हैं? वफाकी वजीर दाखिला है और थाने उनके अंडर है, और फेडरल के कोई फेडरल के भी कोई कायदे कानून होते हैं। जब आप पंजाब में जाना चाहते हैं, आप खत लिखते हैं IG को, आप चीफ सेक्रेटरी को, देयर इज अ प्रोसीजर। आप मुझे बताएं कि वहां यहां से तो IO भी नहीं कभी गया, IO को केस ही नहीं पता कुछ। IO से कल फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट में पूछा कि मेरे गेट का रंग बता दें तो मैं मान जाऊं। तो इस्लामाबाद से कोई टीम नहीं गई उनको लेने के लिए, और फिर लाहौर की टीम को सपोर्ट के लिए मांगा गया। इस्लामाबाद से कोई भी नहीं गया, सिर्फ ये था कि फवाद चौधरी को बस उठाओ। तो जाहिर बात है क्योंकि पंजाब पुलिस आपके अंडर नहीं थी ना सर, पंजाब पुलिस आपके अंडर नहीं रही। इस चीज को बात ये है जी बैस साहब की, बात ये है कि इसको सिर्फ एक एक्सक्यूज बना के रखा गया। पीछे तो बात और है, पीछे तो बात ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान के साथ जिद है, -1 की स्ट्रैटेजी चल रही है, इमरान खान के ऊपर हाथ नहीं पड़ रहे तो ऐसे करते हैं फवाद चौधरी को। मुमकिना तौर पे जुल्फी बुखारी साहब, मुमकिना तौर पे इमरान खान साहब के अलावा किन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जो भी वोकल हो और जो भी सच बोले उन सबको उठाने का खर्चा है, और जो लोग निकाल सकें
जो एक्टिव हों इस वक्त पॉलिटिक्स, जो आप कह सकते हैं एजिटेशन या अग्रेसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे जो खेल रहे हैं, उनको जाहिर बात है कि उठाना है, क्योंकि सब पे क्रैक डाउन करनी है ना, कि लोग डर जाएं, ये भी डर जाएं, ये कम कर दें, इतनी एक्टिविटी उसके बाद ना करें। बात तो ये है कि बेसिकली पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को साइडलाइन करना है, दीवार के साथ लगाना है, चाहे जो भी हो। बेसिकली तय तो ये हो गया है मुल्क के अंदर कि हमने पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर करनी है, तय ये हो गया है। तो अगर ये आपकी कोशिश है, जो मुमकिन नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। फवाद चौधरी पिछले 48 आवर्स में अगर उनकी 6 मिलियन फॉलोइंग थी या जितनी भी थी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और फिर आवाम के अंदर, उससे बहुत बड़े हीरो बन गए हैं। और फवाद चौधरी के अपने अपोनेंट्स भी और पॉलिटिकल कॉलीग्स भी और मीडिया के कॉलीग्स भी सब कहते हैं जब कि फवाद चौधरी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमेशा यकीन रखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमेशा यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर वो अपनी कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर लड़ जाते थे, हमारे अपनी कैबिनेट के अंदर वो लड़ जाते थे कि ये गलत है या ये सही नहीं है, ये उनकी ज़हनियत ऐसी है, फ्री थिंकर है। तो उस और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के अंदर उनका बड़ा वो यकीन था कि जुडिशरी को ऐसे स्ट्रेंथन कर, जुडिशरी रिफॉर्म्स आने चाहिए कि जुडिशरी स्ट्रेंथन हो पाकिस्तान के अंदर। तो मकसद ये कि इनकी बेवकूफ़ी की हद देखें कि बंद उस बंदे को किया है जिसको कोई मानता ही नहीं है कि वो मतलब है कि कोई खुदा ना खास्ता उस किस्म की पॉलिटिक्स खेलें जहां वो इंतकामी या किसी को मार दें या किसी के ऊपर कोई जुल्म करें। वो ऐसे इंसान ही नहीं है। तो बिल्कुल गलत बंदे को गलत चीज़ पे पकड़ा है जो बैकफायर कर रहा है। आवाम के अंदर लोग गालियां दे रहे हैं। जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी लाहौर हाई कोर्ट की, वो भी इनने ख़त्म कर दी कल कि जज साहब ने बोला, ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि 6 बजे तक आप उनको लेके आए और आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद भी आए, कोई भी नहीं आया। उन्होंने बोला जी हम ये बदमाशी चल रही है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है या मार्शल लॉ, इन तीनों में से डिसाइड कर लें इनमें से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो उससे बाहर तो नहीं निकल सकती थी। वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस थी, और रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है रिट ऑफ अगेंस्ट डिटेंशन। गैर कानूनी हिरासत में अगर किसी को रखा जाए किसी भी हुकूमती महकमे की तरफ से, तो आप एक रिट फाइल करते हैं और अदालत कहती है उसको प्रोड्यूस करें। तो जब अदालत में उनको प्रोड्यूस करने की बजाय FIR दे दी गई, तो फिर अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था कि अदालत कुछ और कह पाती। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका मतलब है देयर इज़ एन FIR रजिस्टर्ड। अब वो सच्ची है झूठी है वो अदालत फैसला नहीं कर सकती, वो तो ट्रायल कोर्ट ने करना है। इस अदालत ने सिर्फ इतना ही देखना था कि बगैर किसी कानूनी बुनियाद के हिरासत में रखा गया या कानूनी बुनियाद के साथ। तो वो जब IG पंजाब ने कानूनी बुनियाद दिखा दी कि ये FIR है, अब वो जैसी भी है, झूठी है, फेक है, जो भी है, गलत है, तो उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के उससे बाहर निकल के कोई फैसला नहीं कर सकती थी। ये एक वकील की हैसियत से मैं बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाज उल हक साहब हमारे साथ। वेलकम बैक टू सवालनामा। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाज उल हक साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, थोड़ी देर पहले इंट्रो में मैं डिस्कस कर रहा था परवेज़ इलाही साहब के आज के स्टेटमेंट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि मैनू अफसोस तो बड़ा है जो होया, लेकिन कदरे पहले फाड़ लेंदे फवाद नूं ते साड़ा काम बड़ा आसान हो जाना सी। उसके बाद उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक भी आई है, वो भी अभी मैंने दिखाई है अपने व्यूअर्स को। तो क्या हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जो सिचुएशन ओवरऑल बन गई है, और एक तरफ मईशत के जो हालात हैं वो तो सर वाकई में अखीर होगी ना। मतलब कि आप देखें कि ज़र मुबादला $3.67 बिलियन से नीचे जा चुके हैं। 200 अरब रुपए का मिनी बजट ये हुकूमत लाने वाली है। महंगाई का एक और बम गिरने वाला है। डॉलर ने एक दिन में 25 रुपए की छलांग लगाई है, जिससे बैनुल अक़वामी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दूसरी तरफ जो फोकस है सारा वो पर्चों पर है, मुकदमात पर है, उठाने पर है, आवाज़ दबाने पर है। और फिर जो पार्टी कहती है कि जी हम तब्दीली लेकर आएंगे, उसमें परवेज़ इलाही साहब फिलहाल तो बड़े इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं, लेकिन उनके इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी कुछ अजीब व गरीब है। तो बनेगा क्या, इस मुल्क का क्या बनेगा? एजाज उल हक साहब। देखिए, बहुत आपने अच्छी बात की है
और मेरे ख्याल में सब कुछ ही आपने बीच में डाल दिया। मैं तो हकीकत आपको बताऊं कि इतना मायूस मैं शायद अपने पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी नहीं हुआ जितना कि मैं अब मायूस हूं, क्योंकि मैं जिस तरह भी देखता हूं कि पहले कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाती थी, अब मुझे लग रहा है कि अब मतलब कि नोबडी इज सिंसियर बेसिकली एंड नोबडी इज पुश्ड। यानी अफसोस इस बात का है कि इन हालात को देखते हुए भी लगता है ऐसे, अगर आप जायजा लेना इसका, तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुंचे। मतलब कि वो टीम ही कोई नहीं है जो कि मतलब इस कश्ती को इस भंवर से बाहर निकाले। और मैं ये कहता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन जो है इज अ स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान। मतलब कि आप यू कैन नॉट से दैट ये पॉलिटिशियंस है गंद डाल रहे हैं इनको डालने दो, या हम ए पॉलिटिकल है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या जुडिशरी कहते हैं कि जी हम तो जो दिल में आएगा हम फैसले देंगे। यहाँ पर वक्त वो आ गया है कि जब हर किसी को मुल्क की खातिर इकट्ठे होने पड़ेगा। आज तक देखें, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, 90 से 88 के बाद मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया। 90 से मैं वाज इन थिक ऑफ पॉलिटिक्स इन द सेंस दैट आई वाज मेंबर ऑफ द कैबिनेट नंबर ऑफ टाइम्स, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में मैं कैबिनेट में मेंबर रहा। एक दफ़ा नहीं हुआ कि हमारे रिजर्व्स इतने नीचे आ गए। 90s में तो हमारे रिजर्व्स थे ही इस तरह, मतलब 500 मिलियन तक भी आ जाते थे कई दफ़ा, लेकिन कभी वो दुख और मायूसी नहीं होती थी। अब इसमें 2.5 साल बाद हुकूमतें ख़त्म होती थी, एक की पॉलिसी आई, एक पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज एंड देन एक इकोनॉमिक्स ऑफ रिवेंज ऑल्सो हुआ करता था। फिर उसके बाद 1998 में मुझे याद है कि बिल्कुल हमने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, इमरजेंसी लगा दी, पैसा सैंक्शंस लग गया मुल्क के ऊपर। लेकिन हम लोग फिर गए मतलब उस कंट्रोवर्शियल स्कीम के अंदर जो बाद में कंट्रोवर्शियल बन गई, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, एंड आई वेंट टू ऑल द जीसीसी कंट्रीज। आप यकीन करें कि वो लोगों का जज्बा देखकर शायद किसी ने 1965 की जंग में वो जज्बा देखा हो कि लोग बैंकों में हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के तमाम बैंक्स वाले बैठते थे और लोग उसमें पैसा जमा कराते थे और फिर चादर फैलाते थे, उसमें लोग अपनी घड़ियां उतार के फेंक देते थे, मतलब चूड़ियां डाल देते थे। ये था जज्बा उस वक्त जब पाकिस्तान अपने लोएस्ट एप पे था। बिजनेसमैन से आप मिले उस वक्त, मैं क्योंकि मेरा अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, बीन अ बैंकर, मतलब कोई उनके अंदर इस तरह की मायूसी नहीं थी। लोगों के पैसे फ्रीज हो गए थे, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, लेकिन एक होप थी, एक उम्मीद थी। आज आप देख लें कि जब गवर्नर स्टेट बैंक को कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लोग अगर ब्रीफकेस में अपनी चाबियां डालकर पेश करेंगे, जी आप चला लें, हम नहीं चला सकते। अगर बिजनेसमैन हमारा अमेरिका को कह रहा है जी कि $2 बिलियन दो ताकि हम आपको अपनी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की वो हम आपको दे सकेंगे, हमारे पास पैसा कोई नहीं, 900 कंटेनर आपके पोर्ट पे खड़े हुए हैं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं एजाज साहब, ये जितनी बातें आपने की हैं, इससे मुझे याद आया कि बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने एक मजमून लिखा है और मैं कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ उसमें। मईशत की जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की मुबादले की शदीद कमी से कारोबार का चलाना मुश्किल हो गया, जबकि हकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर आमदी दरामदी अशिया से भरे कंटेनर जमा हो रहे हैं। बरामद कुनंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियाँ नहीं कर पा रहे। हकाम का कहना है कि टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। अब ये सिचुएशन है इस वक्त इकॉनमी की, तो ये हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा है, ये फिर इमरान खान का मुतालबा दुरुस्त नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना चाहिए, जल्द इंतखाबात होनी चाहिए और मैंडेट के साथ जो कोई आता है वो इस चैलेंजेस को हेड ऑन ले और टेकअप करे और डील करने की कोशिश करे? देखें, मैं अब देखें, अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एज ए पाकिस्तानी में बात करूं, मुझे कोई किसी पार्टी के साथ वो नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है और एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं रह गया। प्लीज, मतलब मैं इस पे मतलब कि पुश कर रहा हूं
कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट्स। आप कहें जी हमने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है, 1 साल आगे लेके चलना है, मुझे पता है ना जो जहां जहां जो बातें हो रही हैं हम तक तो पहुंच ही जाती हैं वो, कि अब मरदमशुमारी है, डिजिटल करवाएंगे, वो करवाएंगे और फिर इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे घसीटेंगे, या फिर हम पीटीआई को तोड़ेंगे, एक और नई कोई ग्रुप बनाएंगे। देखिए ये टाइम नहीं है। आप फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं, जिसके हवाले जो जीतता है उसके हवाले करें हुकूमत को। अब ये तो बात नहीं है कि आप ये डिमांड शुरू कर दें बैठ कर के जी एक पॉलिटिकल लीडर को अंदर करोगे, उसको डिस्क्वालीफाई करोगे तो हम इलेक्शंस करवा देते हैं, और फिर फॉलो उसको इस तरह कर रहे हैं जिस तरह बच्चा इम्तिहानों में चीटिंग करता है कि जी नैरेटिव क्या होना चाहिए। अच्छा जी ये पॉपुलर किस नैरेटिव से हुआ था? एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से। अच्छा भाई आप लोग भी जाके ये थोड़ा सा शुरू करें। फिर उन्होंने आगे टेस्टर लगाने शुरू कर दिए यहाँ पे। मतलब ये मुल्क है, आपका मुल्क की किश्ती डूब रही है जी, और आप उसके अंदर पत्थर डाल रहे हैं। ये जो एजाज साहब आपने बात की, ये जो आपने बात की, आपने कहा कि प्लान ये डिस्कस हो रहा है, ये खबरें हमारे तक भी पहुंचती हैं ज़राए से कि जी ये प्लान डिस्कस हो रहा है कि किसी तरह मरदमशुमारी को बहाना बना के जो अदरवाइज इलेक्शंस अक्टूबर में होने हैं उनको भी मज़ीद आगे लेकर जाया जाए और मौजूदा हुकूमत को तवालत बख्शी जाए। इंटरिम सेटअप आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वक्त से पहले अगर असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है। आइनी जिम्मेदारी, देयर इज नो अदर वे, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह आप खुद ही कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करने का सोचा जा रहा है, तो ये बात भी दुरुस्त है कि ये मुल्क इस नहज पे जब इकॉनमी की ये सूरत हाल है किसी किस्म के एडवेंचर का मुतहम्मल तो हो नहीं सकता, और फिर प्लान बन रहे हैं नाअहली के और गिरफ्तारी के। तो अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो आप समझते हैं कि पीडीएम का जो प्लान है जिसके ऊपर वो काम करें कि गिरफ्तार कर लें फिर नाअहल कर दें, उससे इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुंचेगा या फायदा पहुंचेगा? देखिए उसकी व्हाट डज ही हैव टू लूज, मुझे बताएं। मतलब वो तो बैठे हुए उन्होंने इन सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, वो जमान पार के कमरे में बैठकर। मतलब कोई जलसे नहीं हो रहे, कोई जुलूस नहीं हो रहे, लेकिन ये सब कुछ उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नजरबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फैसला हो चुका है। मैं आपको बता सकता हूं कि इन्होंने ये अटेम्प्ट करनी है उसी जराए के जरिए जिसने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करवाया, कि एक दफा इसको नायल करवा दें, फिर आगे देखें कि सुप्रीम कोर्ट में कितना दम है या हाई कोर्ट में कितना दम है कि उसको जाकर रिवर्स करते हैं कि नहीं करते हैं वो उस पोजीशन को। ये इन्होंने फैसले किए हुए हैं, और ये बार बार, मैं मौजूदा रजीम एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, माजी के अंदर ये डिमांड कर रहे थे कि हमें लाते हुए जो वादे किए थे वो पूरे करें आप। मतलब उसमें क्या वादा था? यही वादा था जी कि इसको हम इमरान खान को अब कभी नहीं आने देंगे। और उस वक्त ये बात ठीक थी, 9 अप्रैल 2022 को ये बात ठीक थी, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। नैरेटिव उसका बाद में अवाम ने खरीद लिया और मतलब उसकी पॉपुलैरिटी आ गई फ्रॉम 29% पॉपुलैरिटी ऑन 9th of April 2022 to today at 79%. मतलब this is the fact which I am telling you. तो मैं नहीं कह रहा कि मैं उसकी फेवर कर रहा हूँ बैठकर। अब बात यह है कि उन्होंने भी खान साहब ने भी मुशावरती टीम से, मैं परवेज इलाही साहब को इतना वो नहीं कह रहा, मैं इस बात का मुझे दुख हुआ है कि जी फवाद चौधरी साहब इस वक्त मुश्किल में है, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन परवेज इलाही एक मंजे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने seen the ups and downs of politics since 1980s. 86 में he was going to become the chief minister of Punjab, लेकिन वो नहीं कामयाब हुए। तो वो 80s की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी है, अपने वालिद के मतलब चौधरी ज़हूर इलाही के साथ बड़े हुए, तो वो सही संजीदा। तो इसका मतलब है 86 में तो आपके वालिद का दस्ते शफकत उन पर होगा अगर वो चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की के इतने करीब पहुंच गए थे। वो इस वक्त इस तरह करीब पहुंच गए थे कि पीर पगाड़ा साहब का दस्ते शफकत था, और आखिरी दिन में नवाज शरीफ साहब किसी को लेकर आ गए थे, तो जो फैसला हो चुका था वो फिर रिवर्स हो गया।
मेरे वाले साहब के पास आ गए थे वो। अच्छा, अब वो मुझे एक बात बड़ी लंबी कहानी है, किसी बार आप मैंने अक्सर ये बात सुनी है एजाजुल हक साहब, पता नहीं दुरुस्त है सही नहीं है, आज जिक्र ही हो गया, आप हमारे साथ, आपके वालिद साहब का भी जिक्र हो गया, तो मैंने ये बात मुख्तलिफ हल्कों से सुनी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके वालिद साहब को, जनरल ज़िया-उल हक को, इतना ज़्यादा उनके करीब चले गए थे और इतना ज़्यादा अपनी सिंसियरिटी का एहसास दिलाया था कि जनरल ज़िया-उल हक साहब ने शायद एक दफ़ा कह दिया था कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लग जाए। बात दुरुस्त है, ऐसा हुआ था, कहा था उन्होंने? वो ये इसी के दौरान कहा था जब ये फैसला हुआ था कि पंजाब में जब पीर साहब पगाड़ा ने कहा था कि मैंने बोरी में सुराख कर दिया और दाने गिरने शुरू हो गए, यानी कि पीपल वर डिफेक्टिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स चौधरी परवेज इलाही साहब को जब बनाने का फैसला हो गया था। ओके। उसमें पीर साहब ने मेरे वालिद को भी कन्विंस कर दिया था। हाँ। लेकिन फिर वो लास्ट मोमेंट पे कपल ऑफ डेज बिफोर थ्रू समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू हिम, नवाज शरीफ साहब ने आगे उनको जो भी मिन्नत समाजत की, दैट ही द डिसीजन वाज रिवर्स। कोई वादे वईद भी किए होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त उनको ऐसी तो बात नहीं थी कि उनको कोई नवाज शरीफ साहब इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते थे, इट वाज वाइस वर्सा। तो फिर उन्होंने जाकर ये कहा था कि मैंने वो बोरी सी दी है जिसमें से दाने गिर रहे थे और मेरी भी उम्र इसको लग जाए। अच्छा। तो ये कहीं नहीं जा रहा है, इसका किला मजबूत है। जो सही बात है कि इसका किला मजबूत है। तो जब किला मजबूत हो ना, अच्छा, तो वो कट्टा फिर इधर उधर भागता नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ने जब सियासत का आगाज किया है तो जनरल ज़िया-उल हक का कितना बड़ा किरदार था या क्या किरदार था सियासत में उनको लाने में और उनको पंजाब में उनके पंजे गड़वाने में? देखिए, वो तो आपको पता है ना कि ये इंट्रोडक्शन वाज मेड थ्रू जनरल जिलानी जी, लेकिन उनके वालिद साहब के साथ मेरे वालिद की मीटिंग हुई थी जब वो गए थे क्या कहते हैं इसके दुबई की विजिट पे। तो वहां पर कॉमर्स के कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, कोई बिजनेसमैन जो थे वो बुलाए हुए थे, शेख राशिद उन दिनों में थे, रूलर थे वहां के। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने कहा कि आप कुछ यहाँ के हमारे इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि आप आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो आपके भी मुल्क के लोग हैं यहाँ जो जहाँ कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी आप दावत दें वापस आने की। तो फिर पहली मुलाकात हुई मेरे वालिद की इनके वालिद से। तो बड़े मियाँ साहब ने उनको बताया कि जी हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह है वो नेशनलाइज हो गई थी और हमारे इस वजह से फिर हमें यहाँ आके काम करना पड़ा। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आए पाकिस्तान तो हम आपकी इंडस्ट्री वापस करेंगे। और वो एक बड़ा लंबा एक पूरा चैप्टर है किताब का, जिसकी वजह से उनको फिर वो वापस अपनी चाबियां मिली, पीको को नहीं मिली, दूसरों को नहीं मिली, बट इत्तेफाक वाज द फर्स्ट नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री जिसकी कीज वर गिवन बैक टू द ओनर्स ऑफ दैट मतलब के इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। और मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया-उल हक साहब के तो बहुत करीब थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक बात ये भी अक्सर हम कहते हैं मीडिया पे, और हमने पढ़ी भी है तारीख की किताबों में बहुत ज़्यादा, कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे उससे पहले सियासत में पैसा उस तरह से नहीं चलता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में या जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ जब लगा उस टाइम तक भी। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आए उसके बाद से पाकिस्तान की, आज तो खैर मतलब कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते पैसे के बगैर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना। एक MP MNA का इलेक्शन जो है उसमें करोड़ों रुपया लगता है। तो व्हाट टू टॉक अबाउट द सीट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इफ यू टारगेटिंग दैट, और नेशनल लेवल पे आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो ये मैंने पढ़ी है तारीख की किताबों में, मुख्तलिफ लोगों ने हवाले दिए। आप इससे इत्तफाक करेंगे कि द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की सियासत में पैसे को इस्तेमाल करना अगर किसी ने शुरू किया है और पैसा फेंका है तो वो मियां नवाज शरीफ थे? देखिए, ये बात किसी हद तक सही है कि 88-85 के इलेक्शन जो थे वो नॉन पार्टी इलेक्शन से, तो उस पर मतलब आगे 50,000 1 लाख रुपया लगता होगा। 90 का इलेक्शन मैंने लड़ा जब पहला, तो 2.5 लाख रुपए लगते थे। उस जमाने में शायद 2.5 लाख भी ज्यादा हो, लेकिन लोगों की कंट्रीब्यूशन वगैरह हो जाती थी तो जेब से इतने पैसे नहीं लगते थे। उसके बाद जब ये शुरू हुआ ना, छांगा मांगा, मरी, स्वात, मतलब दिस इज वेयर द मनी रियली केम इन, एंड देन द ब्लैकमेलिंग स्टार्टेड।
तो फिर उनको खुश रखने के लिए लोगों को आपको उनको oblige करना पड़ा, किसी को ज़मीनें देनी पड़ी, किसी को पैसे देने पड़े, तो दैट इज़ वेयर द मनी केम इन। और मुझे याद है कि मेरे पास अभी भी कटिंग पड़ी हुई है, वली खान साहब का बयान था 90s में कि अगर उस जमाने में 240 मेंबर होते थे अपना नेशनल असेंबली के, तो उन्होंने कहा अगर मेरे पास 240 करोड़ रुपए हो तो मैं ये पूरी असेंबली खरीद लूँ। मतलब कि उस वक्त जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी उस पे उन्होंने एक सरकास्टिक किस्म का रिमार्क दिया था उन्होंने कि अगर मेरे पास 240 करोड़ हो, तो अब तो जो 240 अरब में गेम चली गई है, अब तो अरबों में चली गई। अब तो मतलब जब आप देख रहे हैं कि अभी सिंध हाउस में जो कुछ हुआ जी, या दीगर मामला, अच्छा अगर सिंध हाउस को छोड़ दें, एजाज साहब, सिंध हाउस को फिलहाल छोड़ दें, तहरीक-ए-आदम एतमाद जो हुई है उसको फिलहाल छोड़ दें, द नॉर्मल कोर्स जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हमने होते हुए देखी है पिछले 10-20 साल में, उसमें सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, तो एक सेनेटर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए? आजकल क्या रेट चल रहा है? देखें, अब देयर इज नो लिमिट। कोई एक सेनेटर के वालिद उससे नाराज हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा कि मैंने इसको सेनेटर बनाया तो इसको मैंने अपनी लैंड क्रूजर, इसकी लैंड क्रूजर की डिग्गी नोटों से भरकर इसको दी बनने के लिए। अमाउंट मैं का जिक्र नहीं करूंगा, जब आप सोच लें कि कितने पैसे आ जाएंगे उसके अंदर, तो ये बेवकूफ़ बनने के बाद इसका कोई फायदा नहीं है हमें। और वो नाराज था अपने वाले से उन दिनों में। तो ये तो हाल है। और ख़ास तौर पर जो शुरू से था पंजाब में इतना ये नहीं था रवाज, लेकिन KPK में और बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, यानी कि ये रवायत थी कि जिसके पास जितने पे एक फैमिली से आपने देखा होगा 3 मेंबर, यानी 2 भाई 1 बाप, वालिद भी जिनके पास पैसा सरमाया था वो मेंबर बन गए थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं इंजॉय किया डिस्कशन आपके साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें खुल के कभी कभी डिस्कस करनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ हैं, सदर एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉलर ने जो छलांग लगाई है सर, क्या कहेंगे? डॉलर ने छलांग लगाने के, डॉलर को हमने कैद किया हुआ था, डॉलर के जिनको बोतल में बंद करके कैप तो लगा दिया। अच्छा। लेकिन हमारा ख्याल था कि पहले हमारे ये तजर्बे कामयाब रहे, लेकिन इस तरफ हमारा तजर्बा नाकाम रखा और उसमें हमें बड़ी भारी कीमत अब चुकानी पड़ रही थी, लेकिन देर आमद दुरुस्त आमद। अच्छा। अभी भी अगर हम इस पे कैप नहीं हटाते थे, डॉलर के जिन बोतल को तोड़ के पूरे सिस्टम को ब्रश कर देना था। तो अभी क्योंकि ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी थी और हवाला मार्केट प्रमोट हो रही थी, और जिसकी वजह से हमारी वर्कर एमिडेंस जो कि 3 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई है। हमारी एक्सपोर्ट जो है 3 अरब डॉलर से वो भी 2 अरब डॉलर पे आ गई, क्योंकि 1 अरब डॉलर का जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हुआ माल था वो आ ही नहीं सका, जिसकी एक्सपोर्ट होनी थी वो एक्सपोर्ट ना हो सकी। तो ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए हमने इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ये फैसला किया कि इसको कैप हटाया जाए, क्योंकि इस वक्त जितना भी तो अब इससे होगा क्या? अब ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे वापस आए। कहते हैं रेट का मुकाबला रेट से ही कर सकते हैं, डंडे से नहीं कर सकते। हवा का और कैपिटल का कोई रोक नहीं सकता, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अभी हमने जितने भी हमारे वर्कर एमिडेंस है वो 30 रुपये का फर्क का नुकसान बर्दाश्त पर डॉलर नहीं कर सकते, तो वो हवाला ऑपरेटर को दे रहे थे, जिसकी वजह से ऑफिशियल चैनल दिन ब दिन कम हो रहा था, हमारे रिजर्व कम हो रहे थे, हमारे रेमिडेंस कम हो रही थी। तो अब हम उनके मुकाबले में जब रेट देंगे, एक दफ़ा रेट तो बढ़ेगा, लेकिन जब हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह डॉलर का रेट फिर गिरेगा भी। आज से 3 महीने आप पहले देख लें, सैलाब से पहले यही डॉलर 255 का जब था तो वो देने को तैयार नहीं था, फिर 250 का डॉलर भी लोगों ने देखा, और सैलाब ने आकर पूरे कहते हैं कि किराए पर पानी फेर दिया। और हमें जो है उसके बाद बैड लक पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम जो डिले हुआ, उसके बाद दोस्त ममालिक ने जो वादे किए थे वो अभी तक हमें डॉलर मिले नहीं। IMF उन्होंने कहा जी आपको ग्रीन सिग्नल देगा तो हम देंगे। अब हुकूमत पूरी फरवरी को अल्लाह करे ये कामयाब हो और हमारे दोस्त ममालिक जो 23 अरब डॉलर आने हैं पाकिस्तान को मिलने हैं, ये मिल जाएं। ये बताइएगा कि आज एक दिन में 230 से 260 पे पहले डॉलर गया, उसके बाद फिर 5 रुपए कमी हुई और 255 पे ख़त्म हुआ, और ओपन मार्केट पे 262 पे है। ये जो 255 का रेट मैं आपको कोट कर रहा हूँ ये इंटरबैंक का है, और ओपन मार्केट में 262 पर है डॉलर। आने वाले दिनों में, क्योंकि अब डॉलर को जो मसनूई तरीके से कंट्रोल सागडार साहब करते हैं वो ख़त्म हो गया, IMF की शर्त थी हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए थी, वो ख़त्म हो गया, 255 पर तो है।
आने वाले दिनों में ये कहां तक ऊपर जा सकता है? टारगेट है, देखो हमारा जो टारगेट है वो है ब्लैक मार्केट का खात्मा और उसको रेट को नैरो करना। तो उसकी तरफ हम बढ़े हैं। आज से पहले डॉलर का ब्लैक मार्केट का रेट और ऑफिशियल मार्केट का रेट जो था वो एक्सचेंज कंपनी का 15 रुपए का था और जबकि बैंक का 25 रुपए था। तो जो आज कम होकर सिर्फ 5 रुपए पे आ गया। तो मुझे ये बताया ना कि ये कहां तक ऊपर जा सकता है डॉलर अब? देखो इसका आप कोई कह सराही नहीं की सकती कि कहाँ तक जा सकता है। उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊँ। हुकूमत जब तक इसको जड़ को नहीं पकड़ेगी और इसके जो नासूर है पाकिस्तानी रुपए को गिराने में, पाकिस्तान के रिजर्व को ख़त्म करने में, वो है अफवान ट्रांजिट है। अफवान ट्रांजिट के जरिए हुकूमत ने इस पर ड्यूटियाँ लगाई ताकि लोग कम इंपोर्ट करें। हमारे इंपोर्टरों ने अफवान ट्रांजिट के नाम फ्री मंगा। चले वो तो हुकूमत करेगी नहीं करेगी, मैं सिर्फ आपसे एक प्रेडिक्शन लेना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है डॉलर? देखो फिलहाल तो ये मेरा ख्याल है कि ये 275 को टच कर सकते हैं और उसके बाद जाकर मार्केट रुकेगी। और उसके बाद अगर हमारे लोगों ने जो उनका टारगेट था एक्सपोर्टर का और हुकूमत की भी यही उन्होंने मुतालबा किया होगा कि हमें आप यहाँ की मार्केट के हिसाब से रेट थे, तो आज हुकूमत ने उसके हिसाब से रेट तो कर दिया। अब आया एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड लेके आते हैं फिर तो ठीक है। अगर वो लेके नहीं आते और ब्लैकमेल करते हैं और रेट बढ़ाने का मुतालबा करते हैं तो फिर उसके लिए फिर ज़ाहिर रेट को हम रोक तो नहीं सकते। जो उनका टारगेट पूरा नहीं होगा डॉलर का रेट उस तक नहीं रुकेगा। 275 तक की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 275 तक डॉलर जा सकता है। क्या कह सकते हैं? अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे, खैर करे। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो हालात हैं वो ऐसी हैं जैसे एक नीम माशरे के होते हैं, जहाँ पर ये तरक्की याफ्ता कौमें 250, 350 साल पहले खड़ी थी ना, और उससे पहले उन माशरों में जो कुछ होता था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, ये एक कियोस था। लॉ ऑफ द जंगल, माइट इज़ राइट, वो कुछ स्टेज से हम गुजर रहे हैं 2023 में। तो अब ये कब ख़त्म होगा ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि कब ख़त्म करना है। अपनी ज़िंदगियों में इसका कुछ कर लेना है या फिर यही वाली सिचुएशन अपने बच्चों को भी देना, ये डिसीजन करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपना ख्याल रखो। अल्लाह।